प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आप सभी का पुनः स्वागत है। मैं अर्जुन लाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, SBP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर। प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक द्वितीय वर्ष विषय समाजशास्त्र से आज का हमारा शिक्षण बिंदु है सामाजिक अनुसंधान के चरण। पिछले कुछ कक्षाओं में हम सामाजिक अनुसंधान के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। इसी के चरण में इसकी अगली जो स्टेप है वह है सामाजिक अनुसंधान के चरण। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। तो इस वैज्ञानिक प्रक्रिया के पालन के कौन कौन से चरण हैं, इसी पर आज की हमारी चर्चा होगी। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इस संबंध में भिन्न भिन्न प्रकार के मत व्यक्त किए। श्रीमती PV यंग ने इसके 6 चरण बताए, जॉर्ज लुंडबर्ग ने इसके 4 चरण बताए, ईगल डार्नर ने इसके 5 चरण बताए, जबकि RG फ्रांसिस ने इसके 9 चरण बताए। इस प्रकार से विभिन्न जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने सामाजिक अनुसंधान के अलग अलग चरण बताए। लेकिन हम इन सबको समावेशित रूप से देखें तो मूलतः हम सामाजिक अनुसंधान के निम्न चरण निश्चित कर सकते हैं। इसमें पहला है समस्या का चयन एवं प्रमुख पक्षों का निर्धारण। प्रिय विद्यार्थियों, न केवल अनुसंधान बल्कि किसी भी कार्य को हम शुरू करते हैं तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट इज प्रॉब्लम, समस्या क्या है। तो इसी प्रकार सामाजिक अनुसंधान में भी ये अनुसंधान की प्रक्रिया का पहला पार्ट है, पहला चरण है कि हमें समस्या का निर्धारण करना आवश्यक होता है। एक शोधकर्ता द्वारा अध्ययन के लिए किसी समस्या का चयन है कई कारकों पर निर्भर करता है। हो सकता है अध्ययनकर्ता की जिज्ञासा हो सकता है कोई प्रेरणा हो सकता है कोई वैचारिकता हो। तो इस आधार पर वो समस्या का चयन करता है। फिर इसके प्रमुख पक्ष, जो समस्या चयन की गई उससे जुड़े हुए जो विभिन्न पक्ष हैं उनको भी हमें विचार करना चाहिए। संबंधित साहित्य कहाँ से आएगा, हाइपोथेसिस कैसे निर्माण होगी, स्रोत कहाँ से मिलेंगे, कौन से मेथड लगेंगे, ये इसके जो पक्ष हैं इन पर हमारी चर्चा होनी चाहिए, या अर्थात हमें इनका ज्ञान होना चाहिए। तो ये समस्या का पहला चरण है। दूसरा चरण है रिव्यू ऑफ लिटरेचर का, यानी जो समस्या हमने निर्धारित की है उस समस्या के संबंध में उपलब्ध जो साहित्य है उसका हमें अध्ययन करना चाहिए ताकि समस्या के बारे में हमारी समझ बढ़ सके। विषय को विस्तृत और व्यापक बनाने के लिए संबंधित साहित्य का अध्ययन बहुत आवश्यक है। अब ये साहित्य हमें कहाँ से मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा, जहाँ भी मिले हमें इस साहित्य का अध्ययन करना है। यदि हमने संबंधित साहित्य का अध्ययन नहीं किया तो निश्चित रूप से हम हमारा जो अध्ययन है, हमारा जो शोध है उसमें आगे नहीं बढ़ सकते, हमारा एक व्यू निर्मित नहीं हो सकता। इसलिए संबंधित साहित्य का अध्ययन होना आवश्यक है। तीसरा चरण है उपकल्पना का निर्माण। जब भी हम किसी समस्या के बारे में शोध करते हैं तो उपकल्पना का निर्माण होना चाहिए। उपकल्पना क्या है? एक कार्यकारी या काम चलाऊ सामान्यीकरण है, काम चलाऊ विचार है जिसके सहारे से हम अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। यह वह प्रस्तावना अथवा सिद्धांत है जिसके बिना किसी विश्वास को स्वीकारा जाता है, जिसे तार्किक परिणामों की जांच की जाती है तथा उन तथ्यों के संदर्भ में जांच की जाती है जो ज्ञात होते हैं या जिन्हें निश्चित रूप से जाना जाता है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान में प्राकल्पना का कार्य विशिष्ट तथ्यों के संदर्भ में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना तथा अन्य तथ्यों के लिए शोधकर्ता का मार्गदर्शन करना। इसीलिए प्रकल्पना का निर्माण शोध कार्य को एक निश्चित दिशा प्रदान करता है। इसके बाद का चरण है संबोधों को परिभाषित करना। संबोधों को तथ्यों की विविधता का संक्षिप्त प्रतिनिधि कहा जाता है। जो डाइवर्सिटी ऑफ फैक्ट्स है उनका एक जो स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव है वो संबोध है। इसका उद्देश्य एक जैसी परिस्थितियों को शीर्षक के अंतर्गत रखकर चिंतन को सरल बनाया जा सकता है।
इस प्रकार से इनकी भूमिका होती है। कई बार संबोध अमूर्त घटनाक्रमों का संकेत नहीं कर पाते, अतः इनका गलत प्रयोग होने की आशंका है। ऐसे से बचने के लिए दो प्रकार से परिभाषित किया जाता है। प्रथम उसका अभिप्राय प्रकट करने वाले सामान्य अर्थ, और दूसरा वे अर्थ जिनमें उस संबोध को विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इसी का अगला चरण है कार्यकारी परिभाषाओं की स्थापना। अनुसंधानकर्ता के लिए अपरिहार्य हो जाता है कि वह अपने संबोधों को सामान्य ढंग से परिभाषित करने के साथ साथ वह अध्ययन के क्षेत्र, समय, स्थान आदि को ध्यान में रखते हुए कार्यकारी परिभाषाएं दे। प्रस्तुत अध्ययन में उन संबोधों को किस प्रकार प्रयुक्त किया जाना है इसको तय करें। जैसे एक विद्यार्थी शब्द का सामान्य अर्थ किसी शिक्षण संस्था में पढ़ रहे छात्र या छात्रा से है, किंतु किसी अनुसंधानकर्ता के लिए विद्यार्थियों का अध्ययन करना चाह रहा है उसमें स्पष्ट करना होगा कि वो किस स्तर के विद्यार्थियों का अध्ययन करेगा, जैसे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय या स्कूली शिक्षा, किस आयु वर्ग, किस लिंग के विद्यार्थियों को सम्मिलित कर रहा है। ये सब कार्यकारी परिभाषाएं अनुसंधानकर्ता को सही और उपयोगी तथ्य एकत्रित करने में सहायता देती है। अगला चरण है तथ्य संकलन प्रविधि का चुनाव। जब हमने कार्यकारी परिभाषाएं तय कर ली तो अब अगला चरण है प्रविधियों का चुनाव करना। विषय के चुनाव के साथ अनुसंधानकर्ता को सूचना के स्रोतों की भी जानकारी रखनी होती है। तथ्य संकलन के दो स्रोत हैं, प्रलेखीय स्रोत जिसमें संबंधित साहित्य, प्रकाशित अप्रकाशित साहित्य, प्रतिवेदन, लेख आदि शामिल होते हैं, और दूसरा होता है क्षेत्रीय स्रोत जिसमें विषय से संबंधित व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है। अनुसंधानकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार इन दोनों स्रोतों को या इनमें से किसी एक का उपयोग कर सकता है। तथ्य संकलन की जो प्रमुख प्रविधि हैं क्षेत्र रूप में वो है साक्षात्कार, अवलोकन, प्रश्नावली, अनुसूची आदि के द्वारा अध्ययन के तथ्य एकत्रित किए जाते हैं। अगला है निदर्शन का चुनाव। यदि अनुसंधानकर्ता को तथ्यों का संकलन क्षेत्रीय स्रोतों से करना है तो उसे तथ्य संकलन की विधि के चुनाव के साथ साथ उत्तरदाताओं का चुनाव भी करना होगा। तो क्षेत्रीय स्रोतों के अध्ययन के दो तरीके हैं, या तो जो अध्ययन समूह है उसके समग्र का अध्ययन किया जाए या निर्देशन के आधार पर अध्ययन किया जाए। बड़े और विशाल जो अध्ययन समूह होते हैं उनमें निदर्शन का चुनाव किया जाता है। अब हम जानते हैं निदर्शन क्या है। तो निदर्शन विशाल जो समग्र है उसका एक छोटा समूह है जिसमें समग्र की संपूर्ण विशेषताएं समाहित होती हैं। तो अध्ययन में समय और धन के बचाव के लिए हमें निदर्शन का चुनाव करना चाहिए। अगला है तथ्यों का संकलन। जब हमने विधि तय कर ली, निदर्शन का चुनाव कर लिया, तो सामाजिक घटना के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए हमें तथ्यों की आवश्यकता होती है। एक समाज वैज्ञानिक द्वारा अपने शोध के लिए प्रमाण स्वरूप अपेक्षित तथ्य प्रत्यक्ष अवलोकन से प्राप्त किए जा सकते हैं। इसमें अवलोकन की सर्वाधिक उपयोगिता इस तथ्य में है कि किसी व्यवहार को उसकी घटित होने वाले स्वरूप में ही आलेखित करता है। इस प्रकार से विभिन्न आधार पर हम तथ्यों का संकलन करते हैं। किस तथ्य का प्रक्षेपण किया जाए, प्रक्षेप को किस प्रकार आलेखित किया जाए, प्रक्षेपण में किस प्रणाली का उपयोग किया जाए, प्रक्षीय वस्तुओं तथा प्रक्षेप के मध्य किस प्रकार के संबंध हों तथा उनकी स्थापना किस प्रकार की जाए, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होते हैं। इसके लिए साक्षात्कार निर्देशिका का उपयोग किया जा सकता है। अनुसूची प्रश्नावली के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जा सकता है। विभिन्न विधियों द्वारा हम अध्ययन के आवश्यक तथ्यों का संकलन करते हैं। अगला चरण है तथ्यों का वर्गीकरण। जो तथ्य हमने संकलित किए हैं उनको हमें तार्किक आधार पर वर्गीकरण करना होता है। अब यह तार्किक आधार क्या होगा, कैसे होगा? यह है कि अनिवार्य समानताओं विभिन्नताओं के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। संबंधित कारकों के परस्पर जो संबंध हैं, सहसंबंध हैं, उनमें नियमितता या पुनरावृत्ति इसके आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। घटनाओं के आवर्तित क्रम है उसके आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। इन विभिन्न आधारों पर संकलित जो तथ्य हैं उनका वर्गीकरण किया जाता है और इनको भिन्न भिन्न श्रेणियों में रखा जाता है। और अगला चरण है सामान्यीकरण। जब हमने तथ्य वर्गीकृत कर लिए, संकलित कर लिए, तो वैज्ञानिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए घटनाओं के संबंध में सामान्यीकरण प्राप्त करना आवश्यक होता है।
प्राप्त की गई एकरूपता के आधार पर कतिपय निष्कर्षों का प्रतिपादन किया जाता है तथा उन निष्कर्षों के आधार पर हम सामान्यीकरण निकालते हैं। एक सैद्धांतिक प्रस्तावना के सूत्रीकरण में शोधकर्ता को शोध कार्य संबंधित सामान्य सिद्धांत से पर्याप्त सहायता मिलती है। सामान्यीकरण प्राप्त करने की क्षमता किसी भी विज्ञान के लिए अनिवार्य है। किसी विज्ञान में सिद्धांत मात्र अनुमान पर आधारित नहीं हो सकते, वे रचनात्मक अध्ययनों के संग्रह से विकसित होते हैं तथा उनका समय समय पर आनुभविक अध्ययनों द्वारा सत्यापन भी किया जाता है, जिसके आधार पर अंततः व्यवस्थित सामान्यीकरणों का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम सिद्धांत निर्माण की दिशा में आगे बढ़ते हैं, सामान्यीकरण करते हैं, जो सामाजिक अनुसंधान की जो संपूर्ण जो प्रक्रिया है उसको पूर्णता प्रदान करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने जाना कि सामाजिक अनुसंधान जो है उसकी प्रक्रिया है, उसके क्या क्या चरण हैं। विद्यार्थियों, यदि हम सामाजिक अनुसंधान में उपयुक्त चरणों को अपने अनुसंधान में शामिल नहीं करते, इनकी अनुपालना नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हम वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त करने में असफल हो जाएंगे। अतः हमारी सामाजिक अनुसंधान की सफलता के लिए आवश्यक है कि अनुसंधान के इन चरणों को हम हमारे अनुसंधान में शामिल करें। प्रिय विद्यार्थियों, आज की ये सामाजिक अनुसंधान प्रक्रिया की जो कक्षा है वो निश्चित रूप से आपके लिए लाभदायक होगी, ऐसे में आशा करता हूँ। धन्यवाद।